नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परहिया जनजाति के बारे में। परहिया क्या है? तो परहिया एक आदिम जनजाति है। आज हम लोग 4 जनजातियों को कवर करेंगे। आदिम जनजाति में 4 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप झारखंड राज्य से जुड़े हुए किसी भी तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैनल को आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मैं वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परहिया जनजाति के बारे में। परहिया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। रिजले ने इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि रिजले ने इसे किस जनजाति के रूप से बताया है? तो लघु द्रविड़ के रूप में बताया है उन्होंने। रिजले क्या है? तो रिजले एक भाषा वैज्ञानिक है। ये मूलतः पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त रांची, चतरा, हजारीबाग व संथाल परगना क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। जो परहिया जनजाति है वो कहाँ निवास करते हैं? मूलतः तो पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा और रिवाइज कीजिए बार बार। समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं इस जनजाति में, तो इस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। पूछेगा कि इस परहिया जनजाति का जो नातेदारी प्रथा कैसा है? तो बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। परहिया जनजाति में नातेदारी की व्यवस्था धैनिया तथा सनाही में विभाजित किया है। तो 2 भागों में विभाजित किया है नातेदारी प्रथा को, एक धयानिया और एक सनाही में। धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंधित है, जिसके सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, जबकि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है, जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। कितने भागों में यहाँ बांटा है? तो 2 भागों में। एक भाग में जो क्या है, एक भाग में जो जन्म से जुड़े हुए लोग हैं उसको रखा गया है, और दूसरे भाग में विवाह से जो जुड़े हुए लोग हैं उसको रखा गया है। जन्म से जुड़े हुए लोग को क्या कहेंगे? जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गया, ये सारे के सारे क्या है? धैनिया के रूप में जाने जाएंगे, धैनिया कुटुंब कहलाएंगे। कुल कुटुंब ये हो गए, और ये क्या है? तो हित कुटुंब हो गए। क्या है? हित कुटुंब हो गए, और ये क्या है? कुल कुटुंब हो गए। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो पूछेगा कि किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो परहिया जो जनजाति है आपका, उसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का भी प्रचलन है। तो परहिया जनजाति में क्या किसकी प्रचलन है? तो साक्षी प्रथा की। याद रखने वाली बात है कि साक्षी एक प्रथा होती है, इसका प्रचलन है इसमें। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। और सभी जनजाति में किसकी प्राथमिकता जाती है? तो पिता के वंशज को दी जाती है। लेकिन इस ऐसा एक जनजाति है जिसमें माँ के वंशज को क्या दी जाती है? तो प्राथमिकता दी जाती है। इस जनजाति में आयोजित विवाह को सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजाति में क्या है? तो आयोजित विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। इस विवाह को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसमें इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है तथा इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। इनका जो घर है उसको क्या कहते हैं? इनको घर को हम क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। और इसके जो झोपड़ी नुमा घर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम झाला कहते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो डाली कहा जाता है। किस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है? तो परहिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इनके परिवार की गिनती कुराला या चूल्हे से होती है। जो हम लोग परिवार की गिनती करते हैं कि कितने परिवार हैं इस जनजाति में, जैसे गांव में हड़िया की बात करते हैं कि 1 हड़िया 2 हड़िया, उसी तरह इस जनजाति में क्या करते हैं? कुराला या चूल्हे की बात करते हैं कि कितना चूल्हा है, तो हम जानेंगे इस परिवार में इतना संख्या है। इनकी पंचायत को भैरी या जाति गोढ़ कहा जाता है।
इसकी पंचायत जो परहिया जनजाति के पंचायत है उनको क्या कहते हैं, जाति गोड़ कहते हैं या तो भैयारी कहते हैं। तथा ग्राम पंचायत का मुखिया महतो या प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं, तो परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं या तो प्रधान कहते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। तो जो अभी पीछे भी देखें द्वारा दिया हुआ है, परहिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली कहते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार की यदि हम बात करते हैं तो सरहुल, कर्मा, धरती पूजा, सोहराय आदि क्या हैं, परहिया जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। यदि इनकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें, आखिर इनका जीवन यापन कैसे होता है, ये कौन से काम करते हैं जनजाति लोग जो इसका जीवन यापन होता है। इस जनजाति का मुख्य पेशा बाँस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना है। इसका मुख्य पेशा क्या है, तो बाँस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना है। पारंपरिक रूप से यह जनजाति स्थानांतरणशील कृषि करती है जिसे बियोड़ कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि मतलब एक जगह किए फिर दूसरे जगह किए, जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं या झूम कहा जाता है। इसमें आगे भी दिया गया है जिसे झूम कहते हैं, बियोड़ या तो झूम कृषि कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि को। बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसे पढ़ने में, लेकिन आप पूरा देखिए तब आपको फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने मोटिवेशन को इस वीडियो में दिखा सकूँ, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। आगे हम लोग देख लेते हैं। इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती देवता है। तो पूछेगा कि परहिया जनजाति है उनका सर्वाधिक प्रमुख देवता क्या है, तो परहिया जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख देवता क्या है, तो धरती देवता है। इस जनजाति में मुआ पूजा, पूर्वजों की पूजा, मुआ पूजा का अर्थ होता है पूर्वजों की पूजा का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस जनजाति में अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जो अलौकिक शक्तियाँ होते हैं उस पर बहुत बल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं क्या अलौकिक शक्तियाँ होते हैं। इनके धार्मिक प्रधान को देहरी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा झारखंड के किसी भी एग्जाम में कि परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो देहरी कहते हैं। अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसका संक्षेप में हम विस्तार से आगे वाला वीडियो में ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी हम लोग जितने भी जाने किस जनजाति के बारे में जाने, हम लोग परहिया जनजाति के बारे में जाने। परहिया जनजाति के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे बिरहोर जनजाति के बारे में। आज हम लोग 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो बिरहोर जनजाति के बारे में जानेंगे कि आखिर बिरहोर जनजाति का किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है झारखंड जीएस में और कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बात के जान लेते हैं। आखिर क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण है, क्या इनकी खासियत है। बिरहोर जनजाति घुमंतू जीवन व्यतीत करते। ये ऐसे जनजाति होते हैं बिरहोर जो घुमंतू जीवन व्यतीत करते। एक जगह रहने का इन लोग को आदत नहीं रहता, ये घूमते हैं और अपने जीवन व्यतीत करते हैं। प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। आखिर हम जब प्रजातीय रूप से बात करेंगे तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित, जबकि भाषीय रूप से इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। इनके भाषा क्या है, तो बिरहारी है। बिरहारी है इनकी भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बिरहारी भाषा बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि बिरहोर जो हैं उनकी भाषा क्या है, तो बिरहोर की भाषा क्या है, बिरहारी है। बिरहारी है, बस सेम ही है, उसमें री खाली लगी। बिरहोर की भाषा क्या है, तो बिरहारी है। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। जो बिरहोर जनजाति है क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, सूरज का वंशज मानते हैं। यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिरहोर जनजाति जो है आपका किस राज्य में पाई जाती है, तो ये ज़्यादातर मूलतः झारखंड में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि अन्य किसी राज्य में नहीं पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा संख्या में कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार व सिंहभूम क्षेत्र में है। इन सभी क्षेत्रों में कौन पाए जाते हैं, तो बिरहोर जनजाति पाए जाते हैं। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। बिरहोर का ही मतलब क्या होता है
कि बिरहोर का मतलब यदि पूछ दे कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग देखे क्या कि ये घुमंतू किस्म की जनजाति है, मतलब ये जंगलों झाड़ों में रहने वाले जनजाति है। इनका समाज एवं संस्कृति की यदि बात करते हैं कि इनका आखिर समाज और संस्कृति क्या रही है, तो इनका परिवार प्रीति सत्तात्मक प्रीति वंशी होता है। अभी तक हम जितने भी जनजाति देखे हैं ज़्यादातर 2 जनजातियों को छोड़कर कि सभी का क्या है, तो प्रीति सत्तात्मक और प्रीतिवंशीय रहता है। इनके बस्ती निवास स्थान को टंडा कहा जाता है। जहाँ पे ये लोग रहते हैं, झोपड़ी बना के या घर बना के रहते हैं, उस जगह को टंडा कहते हैं तथा इनके झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहते हैं। इनके झोपड़ी को क्या कहते हैं, कुंबा या कुरहर कहते हैं। इनमें से बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा, छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। क्या होता है कि जो बड़ा झोपड़ी होगा उसे कौन सा कुंबा कहेंगे, ओड़ा कुंबा कहेंगे। ओड़ा कुंबा कहेंगे बड़ी झोपड़ी को, एवं छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहेंगे। ये आप आज सकते हैं कि बिरहोर जनजाति में बड़ी झोपड़ी को क्या कहते हैं, ओड़ा कुंबा, एवं छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहेंगे, और इनके निवास स्थान को कुंबा या कुरहर कहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 13 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में युवा गृह को गीति जोरी, युवा गृह को इसमें क्या कहते हैं, गीति जोरी, या तो गतियोरा या तो गितियोड़ा कहा जाता है। लड़कों के गितियोड़ा को टोड़ा कांडा कहा जाता है। लड़कों के जो गितियोड़ा है, लड़कों के जो रहने का स्थान है, उसे टोड़ा कांडा कहा जाता है, तथा लड़कियों की गितियोड़ा को टिंडी कुंडी कहा जाता है। लड़कियों को टिंडी कहा जाता है, टिंडी कुंडी कहा जाता है। अच्छा, युवा गृह मतलब क्या है, आप समझते हैं इसका मतलब युवा गृह मतलब क्या है? तो युवा गृह का अर्थ होता है कि शादी से पहले युवाओं को इस युवा गृह में भेजा जाता है ताकि ये सब शिक्षा दीक्षा ले सके, शादी के काबिल बन सके। यहाँ पे इन सभी को विकास किया जाता है और इसे शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है। इस जनजाति में 10 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। बोलेगा कि बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, तो 10 प्रकार का विवाहों का प्रचलन है। पहला है क्रय विवाह। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। जो क्रय विवाह है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसे सदर बापला कहते हैं। बापला का अर्थ विवाह ही होता है, शादी होता है इसका अर्थ, लेकिन क्या इसको बोलते हैं, सदर बापला कहा जाता है। इनमें सेवा विवाह को किरिंग बापला, पलायन विवाह को उदारी बापला, एवं विनय विवाह को गुआ बापला, हठ विवाह को बोलो बापला तथा विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा, सोहराई, नावाजोम, जितिया, दलाई आदि है। बिरहोर का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो दलाई याद रख सकते हैं आप, नावाजोम याद रख सकते हैं। बाकी बात तो आप सोहराई, कर्मा और जितिया आदि तो आप घर में भी सुने होंगे ज़्यादातर लोग। इस जनजाति में डांग, लागरी तथा मुतकर नामक नृत्य अत्यंत प्रचलित है। कौन कौन से नृत्य प्रचलित है इसमें, तो क्या है, मुतकर, डांग और लागरी, ये सब क्या है, बहुत ही प्रचलित नृत्य है। तुम्दा, मांदर या ढोल को कहते हैं तुम्दा, तमक नगाड़ा को कहते हैं तथा तिरियो बांस की बांसुरी को कहते हैं, जो इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये बजाए जाते हैं। यदि हम लोग इनके आर्थिक व्यवस्था की बात कर ले तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण करना है। बोलेगा कि बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, तो ये कृषि कार्य से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो लकड़ी काटना है, शिकार करना है एवं खाद्य संग्रहण करना इनका प्रमुख पेशा रहा है बिरहोर जनजाति का। घुमंतू जीव जीने वाले बिरहोर को उथलू या भूलियास तथा स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर को जांघी या थानिया कहा जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक घूमते रहते हैं बिरहोर, लेकिन एक थोड़ा अस्थायी जीवन जीते हैं, एक जगह घर बना के रहते हैं। तो जो घुमंतू रहते हैं उसे उथलू या भूलियास कहते हैं, एवं जो एक जगह रहते हैं उसे जांघी या थानिया कहते हैं। इनकी भूमि को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नीचे भूमि को बोराव, बीच को भूमि को बाध तथा उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है।
अभी हम लोग को गांव में भी बाध कहते हैं कि चलो बाध तरफ चलते हैं, है ना। खेती जहाँ होता है ये बीच वाला भूमि को बाध कहते हैं एवं उच्च भूमि को बोरो कहते हैं तथा नीच भूमि को बोरो कहते हैं तथा उच्च भूमि को गोंड कहा जाता है, गोंडा कहा जाता है। इस जनजातीय भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है जिसे बेचना निषेध है। सामुदायिक संपत्ति क्या है? भूमि है, लेकिन बेचना इसे निषेध है। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे व कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं। पीतल, तांबे, कांसे के कार्य में क्या होते हैं? बिरहोर जनजाति के लोग दक्ष होते हैं। इनके यदि धार्मिक व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर लेते हैं बिरहोर जनजाति में, तो क्या है? इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा, ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, होमरोम बोंगा, टंडा बोंगा एवं देवी माई है। कौन कौन से इनके प्रमुख देवता है? तो सिंह बोंगा, ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, होमरोम बोंगा, टंडा बोंगा एवं देवी माई है। इनके धार्मिक प्रधान को नाय कहते हैं। पूछेगा कि नाय किसे कहते हैं? तो जो है बिरहोर जनजाति उनके धार्मिक प्रधान को नाय कहते हैं। अभी भी हम लोग देखेंगे गांव में कि चलो नयवा से चंगना दिलवा लेते हैं, ये चीज़ आप जरूर सुने होंगे। तो इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नाय कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये क्या हुआ? बिरहोर जनजाति पढ़े, इसमें यहीं तक है अभी बिरहोर। अब हम लोग नया जनजाति पढ़ेंगे, कोरवा जनजाति के। अभी मैं बता दिया हूँ कि 4 जनजाति हम लोग को पढ़ने हैं, 2 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, कोरवा जनजाति के बारे में देखेंगे। इसी तरह पहले जान लेते हैं इनके महत्वपूर्ण बातें कोरवा जनजाति के बारे में। इस जनजाति को कोलेरियन जाति समूह का जनक माना जाता है। पूछेगा कि कोरवा जनजाति किस जाति समूह का जनक है? तो कोरवा जनजाति जो है ये कोलेरियन जाति समूह का जनक माना जाता है। यह जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह तथा भाषीय दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। आप तो समझ ही गए होंगे, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और भाषीय दृष्टि से एशियाटिक समूह से संबंधित है। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी या संग्रहण कर्ता माना जाता है। ये झारखंड में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है कि कोरवा जनजाति झारखंड सरकार द्वारा क्या मानी जाती है? शिकारी या संग्रहक कर्ता माना जाता है। यह जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, किस प्रमंडल में पाया जाता है? तो अधिक से अधिक पलामू प्रमंडल में पाया जाता है तथा झारखंड के इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ। झारखंड में ये कहाँ से आए थे कोरवा? तो मध्य प्रदेश से आए थे। कोरवा जनजाति के समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं, इनकी 2 उपजातियाँ पाई जाती है। एक जाति क्या होती है? पहाड़ी कोरवा, जो पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले जनजाति होते हैं, ये पहाड़ी कोरवा कहलाते हैं। तथा डिहारी कोरवा, डीहा या डिहारी कोरवा, जो नीचे गांव में रहने वाले जनजाति होते हैं। तो इनकी उपजातियाँ कितनी हैं? 2 है। एक क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले, और एक जो नीचे गांव क्षेत्र में रहने वाले। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले को क्या कहते हैं? पहाड़ी कोरवा। अब नीचे क्षेत्र में डीहा या डिहारिया कोरवा कहते हैं। इस जनजाति में 6 गोत्र पाए जाते हैं, जो कि हुट रटिये, खरपो, सुइया, काशी, कोकट तथा बुचुंग है। इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है तथा सगोत्रीय विवाह निषेध है। क्या बताया गया है कि कोरवा जनजाति में एकल विवाह तो प्रचलित है, लेकिन सगोत्रीय विवाह वर्जित है, निषेध माना गया है। इस जनजाति में चढ़के विवाह में कन्या यहाँ तथा डोला विवाह में वर यहाँ विवाह होता है। बोलेगा चढ़के विवाह में कहाँ होता है? तो कन्या के घर जाना पड़ता है विवाह होने के लिए, लेकिन डोला विवाह में क्या होता है? कन्या आ जाती है, वर के यहाँ विवाह होता है। इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा है। क्या है इनका प्रमुख त्यौहार? तो कर्मा इनका प्रमुख त्यौहार है। इस जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है। इस जनजाति में किस पूजा का विशेष महत्व है? तो सर्प पूजा का। इस जनजाति में विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एक बारी को। कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहते हैं? तो मयारी विवाह कहते हैं। ये मयारी विवाह कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यह जनजाति कृषि, शिकार, पशुपालन, शिल्प निर्माण, मजदूरी आदि आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इस जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को बियोड़ कहा जाता है। इस जनजाति में स्थानांतरण कृषि को क्या कहता है? बियोड़, यानी जो झूम कृषि होता है उस कृषि को बियोड़ कहा जाता है। इनके धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा, ग्राम रक्षक देवता
गम्हेल तथा पशु रक्षक देवता रक्षेल है। इनके पुजारी को बोंगा कहते हैं। कोरवा जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? तो बोंगा कहते हैं। एक आखिरी जनजाति जो बच गया हमारा है वो है शबर जनजाति। इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ये आखिरी जनजाति है। ये कौन सी जनजाति है? तो आदिम जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शबर जनजाति के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण बात पहले जान लेते हैं। शबर जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति का संबंध किस संबंधित है शबर का? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड संबंधित है, ठीक ना। शबर जनजाति मतलब इनका संबंध, शबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके लिए इनका बोल रहे हैं मुंडा जनजातीय समूह से है। इसका संबंध किस जनजाति समूह से भी है? तो मुंडा जनजाति समूह से भी है। यह झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। बोलेगा शबर जनजाति कैसी जनजाति है? अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक? तो झारखंड की अल्पसंख्यक है। झारखंड में जो है अल्पसंख्यक है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावा इनका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। इनकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। शबर की कितनी शाखाएं हैं? तो शबर की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, झारा, बासु एवं जय तापिती। इसमें से केवल झारा शबर झारखंड में पाई जाती है। पूछेगा झारखंड में कौन सी शबर पाई जाती है? तो झारा शबर ही झारखंड में पाई जाती है। शेष शबर उड़ीसा में पाए जाते हैं। लेकिन जो शेष 2 शबर बच गए वो कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में। कौन कौन से शबर है? तो बासु और जैतापति, है ना। ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजाति में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसे आपराधिक जनजाति ब्रिटिश सरकार मानती थी। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से शबर जनजाति पर काम किया है। पूछेगा कि जो महाश्वेता देवी है वो किस जनजाति में विशेष रूप से काम किया है? तो शबर जनजाति के रूप के ऊपर काम किया है। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू तथा संथाल परगना में भी निवास करती है। ये कहाँ कहाँ निवास करती है? तो हजारीबाग, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी भाषा उड़िया, बांग्ला तथा हिंदी है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा तो उड़िया है, बांग्ला है तथा हिंदी है। किनकी? शबर जनजाति की भाषा है। इनकी सामाजिक और संस्कृति हम लोग देख लेते हैं। समाज और संस्कृति। इनका समाज प्रतिशतात्मक होता है। इनके समाज कैसा सत्तात्मक है? तो इसकी समाज पिता के वंश पे चलने वाला है। इस जनजाति में गोत्र एवं बहु विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। इस विवाह में क्या है? तो गोत्र भी नहीं पाया जाता और बहु विवाह भी नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पोटे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो शबर जनजाति में वधु मूल्य को हम पोटे कहते हैं। इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में क्या है? जो युवा गृह है उस नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में डोमकच तथा पंतासाल्या नृत्य लोकप्रिय है। इनके परंपरागत पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। जो है आपका शबर जनजाति, उनके पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। इनका प्रमुख त्यौहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि है। मनसा पूजा में क्या होता है? तो ये बेसिकली सांप ये सब जो काटते हैं उसे झाड़ते हैं लोग, तो वो मनसा पूजा करते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य, वनोत्पाद का संग्रहण तथा मजदूरी है। इनके प्रमुख देवता काली है। इनके धार्मिक प्रधान में क्या है? प्रमुख देवता काली है। इनका जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। क्या है इनके जनजाति में? पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। मृत पूर्वजों को मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है तथा इनके मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इन पे क्या चढ़ाई जाती है? मुर्गा की बलि। इनके गांव का पुजारी दिहरी कहलाता है। इनके गांव का पुजारी क्या कहलाता है? इनके गांव का पुजारी, तो इनके गांव का पुजारी को दिहरी कहा जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में पढ़े हम लोग। अभी 4 जनजातियाँ कवर किए हैं। कौन कौन से हम लोग जनजातियाँ भी पढ़ लिए? तो शबर पढ़ लिए, बिरहोर पढ़ लिए, कोरवा पढ़ लिए, है ना। इन सभी जनजातियों के बारे में पढ़ ली। यदि अंत तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को
लाइक एवं शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और इस चैनल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं झारखंड के से जुड़ी हुई एक एक प्रश्नों का आपको उत्तर दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यदि झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम को तैयारी सही से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप ये यदि वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।